आप सबका बहुत बहुत स्वागत है संत ईश्वर सम्मान के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेश जी, जिनका काम है अपनी संस्कृति को बचाने का। तो शैलेश जी, अपने बारे में कुछ बताइए। जी नमस्कार। जैसे इन्होंने बताया, मेरा नाम शैलेश कुमार सिंह है। मैं यहाँ आया हूँ मेरे पिताजी के स्थान पे। तो पिछले महीना मेरा पिताजी का देहांत हो गया, उनके स्थान पे मैं आया हूँ। झारखंड जैसे आप जानते हैं ट्राइबल क्षेत्र है, और वहाँ एक लैंग्वेज है नागपुरी, जिसको हम लोग बोलते हैं ठेठ नागपुरी। तो आधुनिकीकरण के चलते वो सारा चीज़ विलुप्त हो रहा है। तो उसी को लेके हमारे पिताजी एक मुहिम चला रहे थे। ये पालकोट के पास एक गांव है, वो गांव में ही हर रविवार को वो कम से कम 40 से 50 लोगों को वहाँ पे नागपुरी का गायन कैसे होता है, उसका सुर ताल क्या है, किस तरह से हम ठेठ नागपुरी को गा सकते हैं, उसको लेके वो मुहिम चला रहे थे। तो सर, ये कार्य आपके पिताजी ने शुरू किया था, तो आपको कैसा लगा कि जैसे आजकल जो हमारी संस्कृति खो रही है, उस संस्कृति को बचाने के लिए आपके पिताजी ने काम शुरू किया, तो कैसा फील कर रहे हैं आप कि क्या प्रेरणा लेकर आपके पिताजी ने काम शुरू किया था? जी, मैं अपने पिताजी से काफ़ी इंस्पायर हूँ, और कहीं ना कहीं उनके नक्शे कदम पे मैं भी चलता हूँ। और नागपुरी आधुनिक में तो उतना दिलचस्पी नहीं है, बट मेरे पिताजी का जो भी रचनाएं हैं उस पर मैं काफ़ी ध्यान देता हूँ, और चीज़ों को मैं भी सीखने का कोशिश करता हूँ। और क्या बोलूँ सर, बहुत दुख की बात है मतलब कि आपके पिताजी ने काम शुरू किया, ये अवार्ड उन्हें मिल रहा है, अभी वो हमारे बीच नहीं है। परंतु सर, आप उनकी आने वाली पीढ़ी हैं, तो जो उनका कार्य है उसे कहाँ लेके जाएंगे आप? जी, मैं प्रयास करूँगा कि जहाँ से मेरे पिताजी छोड़े हैं वहाँ से मैं उसको आगे लेके जाऊँ। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा गोंडा ज़िला, खासकर गोंडा ज़िला है, वहाँ के जितने भी लोग हैं और जितने भी गायकी में पसंद करते हैं ठेठ नागपुरी, उनके साथ मिल के मैं इस मुहिम को आगे चलाऊँ। इसके अलावे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ठेठ नागपुरी को काफ़ी अहमियत दी जाती है। जैसे अभी एक हमारे साथ और जुड़ी हुई हैं जो हमारे पिताजी की शिष्या रहीं, जो अपने पिताजी को पिता के समान मानते थे, उर्मिला महंतो। वो आजकल काफ़ी पिताजी का गीत को लेके आगे वो चल रहे हैं, और वो भी इस मुहिम में जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में। सर, कहीं ना कहीं हमारी जो आजकल की जनरेशन है वो हमारी संस्कृति को भूल रही है। आपके पिताजी ने संस्कृति को बचाने के लिए काम किया है, तो आप क्या कहेंगे कि हमारी जनरेशन कैसे अपनी संस्कृति के साथ जुड़ी रहे? मैम, सबसे पहला तो जो मॉडर्न ज़माना है ना, इसमें हम लोगों को फंसना नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी ये मॉडर्न चीज़ें आती है और हम हमारे जो पिछले रीति रिवाजें हैं उनको हम भूलते चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है उससे हमें जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो सर, क्या करते हैं आप? कौन सी नई कोशिश है? मतलब आपके पिताजी में है और आप में एक पीढ़ी का अंतर हो गया, तो अब आप ऐसी कौन सी नई आधुनिक बातें कर रहे हैं या ऐसी कौन सी तकनीकी की बात कर रहे हैं जिससे हमारी संस्कृति के साथ हमारी जो जनरेशन है उसका जुड़ाव ज़्यादा रहे? जी मैम, एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ टाटा ट्रस्ट का, एक एनजीओ चलता है सीनी जी। हाँ, उसी में मैं जॉब करता हूँ। ट्राइबल क्षेत्र में एजुकेशन को लेके काम करता हूँ, कम्युनिटी को जागरूक करने का हमारा एक लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं उस मुहिम से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। भले पिताजी का रास्ता कुछ अलग था, मेरा कुछ रास्ता अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति जो है, जैसे आपको पता है आदिवासी बहुलक क्षेत्र है, और आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है कि धर्म परिवर्तन को लेके और अपने रीति रिवाज को लोग भूलते जा रहे हैं। तो गांव में हम लोग भी जाते हैं और कम्युनिटी के साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं और बोलते हैं कि आपकी जो धरोहर है आप उसे किस तरह से संजो के रख सकते हैं, उसी को लेके हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। इसके साथ साथ ये जो अभी सरकार के द्वारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में FLN चल रहा है, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, उसको लेके भी हम लोग काम करते हैं। सर, जब समाज सेवा का हम काम करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत चुनौतीपूर्ण भरा काम होता है ये, पग पग पर मतलब चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो आपकी संस्था ने इस पूरे समय में फेस की? संस्थाएं तो बहुत सारी आती हैं, और मतलब क्या बोले, समस्या ही समस्या है। क्योंकि लोग थोड़ा सा भी देखता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। बिल्कुल सर। किसी न किसी कारण से उनकी त्रुटियां ढूंढने बिल्कुल लगते बिल्कुल। हैं और उनको नेगलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। इस तरह के कई बार हुआ है हमारे साथ में। एक छोटी सी घटना है, मैं बता रहा हूँ जो स्ट्रगल के दौरान
हमारे झारखंड में ऐसे महान हस्तियां हैं, मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, महान हस्तियां हैं जो मेरा पिताजी का रचना, वो खुद का रचना दिखा के और अवार्ड प्राप्त किया है उन्होंने। जी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उनका, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला बिल्कुल। है ना। बाद में जब ये बात पता चला तो मैंने घर में इस बात को रखा, पिताजी को कहा। उस समय मेरा उम्र वही 14-15 साल का रहा हो, तो पिताजी से काफ़ी क्लोज था, क्योंकि घर में मैं सबसे छोटा हूँ, तो मैं किसी भी चीज़ों को मैं बेहिचक बोलता था उनको। तो मैं उनको बोला कि इस तरह की चीज़ें हो रही है तो क्या आपको दिक्कत नहीं होता है। तो मेरे पिताजी पुराने ख्यालात के थे और एकदम सीधा आदमी थे। हमारा भाषा में जिसको हम लोग बोलते हैं गरू गधा, नागपुरी में बोलते हैं, तो एकदम सीधा आदमी थे, किसी तरह का उनसे कोई बैर नहीं था। तो बोले कि देखो बाबू, करना था कर दिया, अब उसमें कुछ कहने से क्या फ़ायदा। लेकिन बाद में जब उनको ये रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने अवार्ड पाने के बाद वो मुझसे माफ़ी मांगे, मेरे पिताजी से। बोले कि नहीं, तो मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थे। कहीं ना कहीं हाँ, रियलाइज़ उन्हें जी। हुआ कि उन्होंने गलत किया। जी। इस आपके तरह की पिताजी चीज़ें- शायद वो फॉलो करते थे कि कर्म करो फल की चिंता फल की मत करो, चिंता मत करो। इसलिए आज आपके पिताजी को अवार्ड मिल रहा है, आप उनकी जगह अवार्ड लेने आए। सर, काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं कि हम हमारी चीज़ें क्यों एक्सेप्ट करें, जो पुरानी संस्कृति है उसको अपना के क्या होगा। नागपुरी भाषा लोग से ऐसा लोगों को लगता है, बल्कि संस्कृति को साथ में लग के क्यों हम इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि ताकि हम इतिहास से सीखें। हमारी संस्कृति को हम पढ़ते हैं ताकि हम उसे आने वाले जीवन में अपनाएं। तो जो लोग हैं जिन्हें लगता है कि संस्कृति कोई इतनी मायने नहीं रखती, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? संस्कृति और जो हमारा धर्म है, वो संस्कृति या धर्म एक साथ जुड़ा हुआ है। अगर एक भी चीज़ अगर छूटा, तो हमसे जो भी चीज़ें छूटती हैं, जो हम नई पीढ़ी को जो देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी, जो अपनी धरोहर है, जो अपनी संस्कृति है, उसे बचाने के लिए जितना बन पड़ता है हम उतना योगदान कर सकते हैं उसके लिए। सर, अभी आप अपने पिताजी के दिए हुए मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, तो और कितनी लंबी जर्नी होने वाली है आपकी अपनी भाषा को बचाने की? मैम, ये तो कह नहीं सकते हैं, चूँकि ऊपर वाला कितना उम्र दिया है। फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब तक सांस है तब तक मैं उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करूँगा। तो सर, मतलब आपने भी काफ़ी समय से अपने पिताजी के साथ काम किया, इतने सालों में सबसे ज़्यादा कोई कठिन परिस्थिति आपके इस पूरे संस्था को आई, तो वो कौन सी परिस्थिति थी? जब आधुनिकीकरण को लेके जब पिताजी जब मुहिम चलाए और जब इन्होंने एक संस्था को चलाना शुरुआत किया, तो सबसे पहले ये गुमला ज़िला में एक संस्था चलाते थे, तो वहाँ पे काफ़ी उनको परेशानियाँ हुई। कभी इस जगह पे 4 लोग आ जाते थे, कहते थे नहीं, आप लोग तो हमारा रोजी रोटी पे, हमारा पेट पे लात मार दे रहे हैं, हम लोग आधुनिकीकरण की ओर जा रहे हैं और आप तो पुराने ख्यालात में जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हुई। फिर आपका गुमला ज़िला में ही एक और जगह था, नाम तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, तो वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें हुई। तो वहाँ से भी फिर छोड़ दिए। फिर बीच में 6-7 महीने तक गैप रहा, लेकिन हमारे पिताजी के जो भी शिष्य रहे और जो उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं अभी, वे घर आते थे और घर आने के बाद वे कहते थे कि गुरुजी, किसी तरह हमें भी कहीं पे तो ऐसा स्थान मिले तो हम करें। तो दिल्ली के ही कोई संस्था है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, चूँकि इतना मुझे पता नहीं था कि इतना कुछ पूछा जाएगा, तो मैं उतना प्रिपेयर हूँ नहीं, बिल्कुल सर। लेकिन था। तो वे कुछ सपोर्ट किए कि जो भी वहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं उनके लिए चाय पानी का व्यवस्था करके किया जाए और ऐसे किया जाए। तो उसी तरह से पालकोट से पहले ही एक गांव है, उस गांव में पिताजी हर संडे को वहाँ पे जाते थे और कम से कम 150 से 200 लोग वहाँ पे आते थे। तो 4 शिफ्ट में वहाँ पे उनका गायकी का सुर ताल क्या है वो देखा जाता था, फिर उनके हिसाब से उनको फीडबैक दिया जाता था। और अभी यही चीज़ें चल रही है और अभी भी है, लेकिन अभी तो मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पे अभी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये सोचा हूँ कि यहाँ से जाने के बाद कम से कम एक बार मैं उस संस्था में जाऊँ और यह चीज़ें रखूँ जी, कि क्या बिल्कुल, चीज़ें हैं, बिल्कुल। कैसी हैं और इसमें और ज़्यादा मैं आपका क्या सपोर्ट कर सकता हूँ, क्या सहयोग कर सकता हूँ, ये मेरा दिल इच्छा है। सर, एक अंतिम प्रश्न है कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो संस्कृति को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं? जी, मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि
अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए आपको जितना भी मुमकिन कोशिश करना है आप कीजिए, क्योंकि आपकी संस्कृति ही आपका पहचान है। बिल्कुल अगर यदि आपका संस्कृति नहीं है तो आपका कोई पहचान नहीं। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जानकर, आपके पिताजी के बारे में जानकर कि उन्होंने अपनी नागपुरी भाषा को बचाने के लिए इतना बड़ा मुहिम चलाया। ऐसे ही देश भर में हम हमारी संस्कृति को बचाने का प्रयास कर सकते हैं और जो खोई हुई हमारी अपना इतिहास है उसे वापस ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर। जाते जाते मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि मेरा पिताजी का नाम है रामचित सिंह। जी। तो कहते हैं उचित उचित सब कहे, उचित को जाने न कोय, और वही उचित उचित हो जो जग के उचित हो। जी सर। और मेरा पिताजी का लगभग 4,500 रचनाएं हैं, कविता, कहानी है और गीत है। जी इस संदर्भ में मैं 2 किताबें लेके आया हूँ, मैं वो भी आपके सम्मुख में प्रस्तुत बिल्कुल करना सर, चाहूँगा। बिल्कुल जी मैम, जी, धन्यवाद धन्यवाद जी।